तारीख आ चुकी है। विपक्ष पूछता था कि मोदी कब बोलेंगे। मोदी बाहर कहीं बोलते थे तो विरोधी पूछते थे मोदी संसद में कब बोलेंगे। मोदी 10 तारीख को बोलने जा रहे हैं, शाम के लगभग 5 बजे। मोदी करीब 100 मिनट बोलेंगे और उसके बाद संसद का मानसून सत्र खत्म होगा और मोदी से अगली मुलाकात चुनाव के मैदान में होगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से ही चल रहा है, लेकिन विरोधियों ने अब तक मोदी को बोलने नहीं दिया। मोदी बोलेंगे भी और 3 नए काम भी करेंगे। मोदी नए दोस्त भी बनाएंगे। पुणे में आज मोदी के मंच पर शरद पवार दिखे तो विपक्ष का कॉन्फिडेंस हिल गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले असली खबर क्या है? सुनी सुनाई बात नहीं, असली खबर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार से मिले तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई। नरेंद्र मोदी जब अजित पवार से मिले तो प्रधानमंत्री ने अजित पवार की पीठ थपथपाई। इस मुलाकात के एक एक सेकंड को 100 चश्मों से देखा जा रहा है। क्या महाराष्ट्र में कोई नया समीकरण बन रहा है? कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास है, उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है। प्रधानमंत्री और शरद पवार की ये मुलाकात पवार के सहयोगी दलों की आपत्ति के बावजूद हुई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राहुल गांधी की कांग्रेस दोनों मना करते रह गए, लेकिन पवार ने पीएम से मीटिंग कर ही ली। शिवसेना और कांग्रेस के नेता मुंबई में पवार से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते रह गए, लेकिन पवार पीएम से मिलने पुणे चले गए। क्या पवार कोई नया पावर गेम शुरू कर चुके हैं? नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे। अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम। इधर दिल्ली में टेस्ट शुरू हो गया। जजमेंट के पैरा 695। मोदी को एक नहीं 2 टेस्ट देने हैं। दोनों टेस्ट में मोदी का पास होना जरूरी है। 1 से लेकर 10 तारीख तक मोदी का इम्तिहान ही इम्तिहान है। प्रधानमंत्री का पहला टेस्ट शुरू हो चुका है। यह दिल्ली अध्यादेश वाला टेस्ट है। इस टेस्ट के 2 पेपर हैं। एक पेपर लोकसभा में होगा, दूसरा पेपर राज्यसभा में होगा। लोकसभा वाला पेपर आसान है, लेकिन राज्यसभा में टफ क्वेश्चन आएंगे। दूसरा टेस्ट फाइनल टेस्ट होगा। दूसरे टेस्ट में एक ही पेपर होगा, लेकिन इस पेपर को नॉकआउट राउंड की तरह समझिए। इसमें किसी भी हाल में जीतना जरूरी है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ, लेकिन काम के नाम पर अब तक वहां सूखा ही पड़ा रहा। संसद में थोड़ा बहुत काम तभी शुरू हो पाया जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की डेट फाइनल हुई। 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 9 अगस्त को सदन में पूरे दिन बहस होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री का जवाब आएगा। 2018 में नरेंद्र मोदी ने 11 घंटे के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस को खत्म कर दिया। इस बार चर्चा के लिए 3 दिन रखे गए हैं, यानी 2018 से कम 3 गुना लंबी बहस तो होगी ही। नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा है? पहले आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास नंबर कितना है। दिल्ली अध्यादेश बिल पास कराने के लिए मोदी के पास नंबरों की कोई कमी नहीं। लोकसभा में एनडीए के अपने 331 सांसद हैं।
इनमें 301 सांसद अकेले बीजेपी के हैं। एनडीए पार्टनर्स के 30 सांसद हैं। दिल्ली अध्यादेश पर वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद और बीजू जनता दल के 12 सांसद मोदी का साथ देंगे। इस तरह 538 सदस्यों वाले सदन में 365 सांसद मोदी के साथ हैं। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल का पूरा कैलकुलेशन राज्यसभा के नंबरों पर टिका है, लेकिन राज्यसभा के टेस्ट में भी नरेंद्र मोदी का पास होना तय है। ये जो बिल है ये पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। दिल्ली का ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर 2/3 बहुमत के कर ही नहीं सकते। तो ये गैर संवैधानिक बिल है और लोकसभा में भले ही पास कर लें किसी भी तरीके से ये लोग, लेकिन जब ये राज्यसभा में आएगा तो विपक्षी दलों के पास इतना बहुमत है कि इस बिल को वहां पे हराएंगे, गिराएंगे। बीआरएस पार्टी के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स वो इसके सपोर्ट में हैं। दूसरी पार्टियां सब तमाम सारे जो इंडिया के गठबंधन दल है वो सपोर्ट में हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल राज्यसभा में हारेगा। राज्यसभा में एनडीए के 101 सांसद हैं, जबकि 26 दलों वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के 97 सांसद हैं। इस बैलेंस को जगनमोहन और नवीन पटनायक ने मोदी के फेवर में कर दिया है। राज्यसभा में इंडिया अलायंस में अगर बीआरएस के 7 सांसदों को जोड़ दें तो नंबर 104 तक पहुंचता है, जबकि एनडीए अलायंस को वाईएसआर कांग्रेस के 9 और बीजू जनता दल के 9 सांसदों को मिलाकर कुल 119 सांसदों का सपोर्ट मिल गया है। नंबर्स ने क्लियर कर दिया है, दिल्ली सेवा बिल को संसद से पास कराने में कोई अड़चन नहीं है। लड़ाई अब नैरेटिव की बची है। मोदी की पार्टी इस मुद्दे पर विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहती, जबकि विरोधियों की पूरी कोशिश है कि दिल्ली सेवा बिल पर ऐसा माहौल बना दो कि अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस इंटरेस्टिंग हो जाए। संसद में जब वोट गिने जाएंगे तब विपक्ष की हार होनी है, यह तय है। लड़ाई 2024 के वोट की है, जिसके लिए परसेप्शन बनाने का काम पार्लियामेंट से हो रहा है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के बिल का विरोध करने का फैसला किया है। लोकसभा में मजलिस के 2 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में उसके पास एक भी सांसद नहीं। मतलब यह कि केजरीवाल को ओवैसी का सपोर्ट मिला तो जरूर, लेकिन उस सपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। सर मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए।
शरद पवार के साथ मोदी की मुलाकात पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात खुलेआम कही। दूसरी पार्टियों के नेता इतनी साफगोई से बात नहीं कहते, लेकिन मंतव्य उनका भी वही है कि शरद पवार को इस समय नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए था। परसेप्शन का है, जब पवार साहब एक इंडिया के इम्पोर्टेंट नेता है, जब विपक्ष के साथ पूरे गठन में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, तो मैं समझता हूं कि आज के इस फंक्शन के मौजूदगी के बारे में आम आदमी में चर्चा तो होना स्वाभाविक है। अब उनको फैसला करना इसमें क्या सही है क्या नहीं है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां 2024 के लिए बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों में 3-3 दल हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल कराया तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए अलायंस को 24 सीट और इंडिया अलायंस को भी 24 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी माइनस में चल रहे हैं, 24 तक उनको प्लस में आना है। शरद पवार महाराष्ट्र में पावर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मोदी अकेले पवार के भरोसे नहीं रहना चाहते। काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। अब समझते हैं कि महाराष्ट्र में किसका क्या गेम प्लान है। महाराष्ट्र में बीजेपी का गेम प्लान सिंपल है। लॉन्ग टर्म के लिए बीजेपी को खुद मजबूत होना है, शॉर्ट टर्म के लिए बीजेपी को चुनाव जीतने का फॉर्मूला बनाना है। अजित पवार का गेम प्लान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का है। एकनाथ शिंदे का प्लान किसी भी तरह मुख्यमंत्री बने रहने का है। शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत में वो हैसियत बनाकर रखनी है जिसे कोई इग्नोर न कर सके। इस सियासी गेम से समस्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को हो गई है। नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता के ऊपर ये आरोप किए थे। 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री का भाषण होने के बाद 2 दिन में सभी भ्रष्टाचार लोग उनके पार्टी में चले आए। कहाँ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका नारा सर? और आज वो सभी नेता एक तो आपके मंच पर है या आपके सामने बैठे हुए हैं। उसका मतलब ये है आप डरा धमका कर अपने पार्टी में लोगों को शामिल करते हैं, ये पहली बात। या दूसरी बात ये है आपके सभी आरोप झूठे हैं। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही बीजेपी के सांसदों को समझाया था कि विपक्ष का चोला बदला है, चरित्र नहीं। उनका काम तुष्टीकरण, हमारा काम संतुष्टीकरण। बीजेपी ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। नीतीश और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा। बीजेपी ने अकाली को मंत्री पद दिया, लेकिन वादा करके भी अकाली दल ने बीजेपी को डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं दिया। महाराष्ट्र से आपको ले चलते हैं बिहार, जहां हाईकोर्ट के एक ऑर्डर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बूस्ट अप मिला है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना के खिलाफ सारी अपील खारिज कर दी। बिहार में अब फिर से जातियों की गिनती होगी और 24 के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनेगा।
जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं, लोग काफी मेहनत किए इसमें। जातियों की गिनती कराने वाले कहते हैं पिछड़ों को असली सामाजिक न्याय इसी से मिलेगा।